हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के भौतिकी के प्रथम अध्याय प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का 9वां भाग तथा अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो से पहले एक वीडियो प्रकाश से रिलेटेड अपलोड है, पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। यह वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग लेंस, इसके प्रकार, इसके भाग तथा इसमें बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंस कहते किसे हैं? लेंस कहते किसे हैं? तो लेंस दो गोलीय सतहों से घिरा हुआ किसी पारदर्शी पदार्थ के भाग को लेंस कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए किसे। तो लेंस दो गोलीय पारदर्शी पदार्थों से घिरे हुए भाग को लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। आपको बताया गया कि दो गोलीय सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी पदार्थ के भाग को लेंस कहते हैं। दो गोलीय सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी पदार्थ के भाग को लेंस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक ये गोलीय सतह हो गया एक, और इसके करीब एक ये गोलीय सतह हो गया। तो इसके एक भाग, अगर हम यहाँ से ये भाग और यहाँ से ये भाग और इस भाग को अगर हम ऐसे मिला देते हैं इस तरह से, तो ये जो भाग बन गया यह लेंस हो गया। या दो सतह, एक ये हो गया और दूसरा एक ये हो गया, दोनों सतह कि ये जो भाग दिख रहा है यहाँ से और यहाँ से, यही लेंस कहलाता है। तो आप समझ गए लेंस क्या है। तो लेंस ये दो पारदर्शी गोलाकार वस्तु है जिसके एक एक भाग से ये घिरा हुआ ये क्षेत्र है। ये तो इसके दोनों भागों के मिलने से ये जो बना हुआ ये वस्तु है, इसी को कहेंगे लेंस। तो लेंस का परिभाषा एक बार आप फिर सुन लीजिए। लेंस दो गोलीय सतहों से घिरे हुए किसी पारदर्शी पदार्थ के एक भाग है। यानी कि दो गोलीय सतहों से घिरे हुए किसी पारदर्शी पदार्थ के एक भाग को लेंस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल। ये गोला है तो इसमें ये C1 होगा, ये C2 हो जाएगा, यानी कि दो इसके केंद्र हो जाएंगे। तो हम लोग इस केंद्रों को ऐसे क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो मिला देंगे तो ये बन जाएगा मुख्य अक्ष, यानी कि इसमें और इसमें भी हम कर सकते हैं। और इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मुख्य अक्ष बन जाएगा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो इसके दो केंद्र होते हैं, ठीक है, दो केंद्र होते हैं, एक C1 एक C2। इसको हम अलग अलग भी ऐसे बना सकते हैं। जैसे ये चूंकि हमारा कौन लेंस हो गया है, अवतल लेंस। और ये किस प्रकार का लेंस हुआ, उत्तल लेंस। ठीक है, इसको हम अलग बना लेते हैं, यहाँ पे बना दिए। ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, और यहाँ बना दिए, ये हमारा हो गया अवतल लेंस। तो उत्तल और अवतल, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो आपसे पूछा जाए कि लेंस किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि लेंस दो गोलीय सतहों से घिरा हुआ किसी पारदर्शी पदार्थ का एक भाग होता है। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि किसी दो गोलीय सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी पदार्थ के एक भाग को लेंस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो कि वह लेंस जिसका दोनों सिरा पतला तथा बीच वाला भाग मोटा होता है,
उसको उत्तल लेंस कहते हैं। और फिर से आप लोग सुन लीजिए, वह लेंस जिसका दोनों ये सिरा है चाहे छोर है, यह पतला है और बीच वाला भाग क्या है, मोटा है, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल लेंस। और अवतल लेंस वह लेंस जिसका दोनों जो सिरा है वह मोटा तथा बीच वाला भाग पतला होता है, उसको अवतल लेंस कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि अवतल लेंस किसे कहेंगे, कि वह लेंस जिसका दोनों जो सिरा है वह मोटा हो तथा बीच वाला भाग क्या हो, पतला हो, उसको बोलेंगे हम लोग अवतल लेंस। ठीक है। अब इसके बारे में हम लेंस के फोकस के बारे में अब हम लोग देखते हैं, लेंस के फोकस के बारे में। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया कौन सा लेंस, बोलिए आप लोग, अवतल लेंस। तो इसके मुख्य अक्ष के, अब चूँकि एक और चीज़ होता है यहाँ पर, यहाँ इसके बीचों बीच ऐसे हम अगर बांट दें, क्योंकि ये लेंस के यहाँ पर, तो ये जो बिंदु होता है इसको हम लोग ओ कहते हैं। ओ से सूचित करते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। हिंदी में बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। तो इस पर जो भी किरणें आपतित होती है वह बिना अपवर्तित हुए ही लेंस से बाहर निकल जाती है। तो इसका परिभाषा अगर पूछा जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आने वाली किरणें बिना अपवर्तित हुए ही लेंस से गुजर जाती है, उसी बिंदु को कहते हैं हम लोग प्रकाशीय केंद्र। यानी कि अगर ऐसे कोई किरण जाएगी तो वह बिना मुड़े, बिना विचलित हुए वह क्या होगी, लेंस के दूसरे भाग तरफ निकल जाएगी। इस तरह से कोई भी किरणें जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर आती है वह बिना अपवर्तित होते हुए ही लेंस से गुजर जाती है। जैसे आप लोग यहाँ फिगर में देख लिए, तो यह बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशीय केंद्र। ठीक। तो आपसे पूछा जाए कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या है, तो आप बता सकते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष, लेंस के अंदर उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित हुए ही लेंस से गुजर जाती है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाशीय केंद्र। चाहे वह उत्तल लेंस है चाहे वह अवतल लेंस है। अवतल लेंस में इसके सीध पे आने वाली जो किरणें हैं वह सीधे निकल जाती है। अब आपको मैं बताता हूँ लेंस की फोकस। यहाँ देखिए, ये हो गया लेंस, ये आप बना दीजिए, ये हो गया इसके मुख्य अक्ष। ठीक है। इसके मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरणें आपतित होंगी तो ऐसे जाएंगी, इस तरह से ऐसे। तो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले जो किरणें होती है वह अपवर्तन के बाद, उत्तल लेंस जो है अपने समानांतर, अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणों को अपवर्तन के बाद उसके मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, उसके मुख्य अक्ष की ओर मुड़ता है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है वह बिंदु इसका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस, फोकस कहलाता है। इस हम और भी किरणें बना सकते हैं। एक और, जैसे मान लीजिए कि यहाँ किरण बनाए, ये कहाँ से गुजरी, एफ से। वो आप इधर हजारों किरणें बनाएंगे, अगर वह समानांतर मुख्य अक्ष की आपतित होंगी तो वह एक ही बिंदु फोकस से गुजरेगी। तो इसके फोकस का परिभाषा हो गया तो इसके लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या जिस बिंदु पर कटती है उसी बिंदु को लेंस का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। हम किरणों को इधर से भी आपतित करा सकते थे, अगर इधर से कराते तो किरणें इधर काटती तो इधर भी फोकस हो जाता। तो इसलिए फोकस इधर भी संभव है, तो इधर हम लोग F1 लिख देते हैं और इधर F2 लिख देते हैं। ठीक है, F1 और F2। तो आप समझ गए इसके फोकस। ठीक है, F1 और F2। तो इसी तरह अवतल लेंस का भी होता है। अवतल लेंस आप देखिए यहाँ पर कि अवतल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस, ये हो गया इसके मुख्य अक्ष, ये हो गया O। इसके मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरणें यहाँ पर आपतित होंगी, जो भी किरणें आपतित हो रही है वह अपवर्तन के बाद ऐसे निकल जाएंगी। अवतल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणों को क्या करता है, वह फैलाता है। यानी कि अपवर्तन के बाद किरणें जो मुख्य अक्ष से दूर भागती है, तो ये किरणें ऐसे, ये किरणें लगेगा कि ऐसे यहाँ से जा रही है। ठीक है, इस तरह से।
तो ये जो बिंदु हुआ यही इसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो यह काल्पनिक हो गया और ये वास्तविक हो गया। तो इसमें किरणें यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती है और यहाँ पर किरणें क्या होती है, कन्वर्ज होती है, कटती है। तो आप लोग लेंस के फोकस को देख लिए। आपसे पूछा जाए कि लेंस का फोकस क्या है, किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई या आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को लेंस का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब के प्रकार, लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब के प्रकार। उससे पहले थोड़ा सा और हम आपको बता देते हैं कि उत्तल लेंस जो है अपने पर आपतित किरणें को एक बिंदु पर क्या कर रहा है, कटा रहा है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो इसका यही आंसर है कि उत्तल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणों को लेंस के मुख्य अक्ष, लेंस जो है अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु अर्थात फोकस पर कटाता है, केंद्रित करता है या अभिसारित करता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कौन सा लेंस हो गया, तो ये हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस, या इसके ये मुख्य अक्ष हो गए, ये वो हो गया, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण आपतित हो रही है, ये अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के इस बिंदु से, यानी कि जिस बिंदु से ये गुजर रही है वह बिंदु क्या होगा, इसका फोकस होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भी किरणें इसके समानांतर आपतित हो रही है, जो भी किरणें इसके समानांतर आपतित हो रही है, यहाँ थोड़ा सा फिगर में गड़बड़ हो गया है, आप लोग इसको बेहतर ढंग से बना लीजिएगा। आप लोग स्केल प्रकार से जब बनाइएगा स्केल से तो ये गड़बड़ नहीं होगा। इसी तरह हम और भी किरणें आपतित करा सकते हैं, ये सब के सब कहाँ से गुजरेंगी, इसके फोकस से। ठीक है, फोकस से। तो उत्तल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समानांतर सभी किरणों को कहाँ से गुजरता है, फोकस से। तो उत्तल, यहाँ हम लोग इसको लिखेंगे अभिसारी लेंस। कौन लेंस, अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित सभी किरणों को मुख्य अक्ष के एक बिंदु F पर केंद्रित करता है, कटाता है या अभिसारित करता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि उत्तल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित सभी किरणों को अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु अर्थात फोकस पर कटाता है या केंद्रित करता है या अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कैसे कि उत्तल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समानांतर सभी आपतित सभी किरणों को अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु F पर केंद्रित या अभिसारित करता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं, इसको भी आप देख लीजिए। अवतल को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, यह ओ हो गया, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित ये किरणें हो गई, ये एक ही बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं अपसरित होता हुआ। क्या बोलते हैं, अपसरित होता हुआ।
अपसरित होता हुआ। इसलिए आप कहीं भी खींचिएगा तो ये जो बिंदु हो गया ये F हो गया। तो अवतल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित सभी किरणों को अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर अपसरित करता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। यानी कि एक ही बिंदु पर केंद्रित करता हुआ या सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, यही कारण है इसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि अवतल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित सभी किरणों को अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर अपसरित करता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। कौन लेंस? अपसारी लेंस। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए कि अवतल को अभिसारी तथा उत्तल को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित सभी किरणों को अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु F पर कटाता है या अभिसरित करता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित सभी किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अपसरित करता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। और दोनों फिगर को बना दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तल लेंस में, किसमें? उत्तल लेंस। जिस तरह हम लोग दर्पण में देखे थे कि अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता था प्रतिबिंब को बनने के, सेम वही प्रोसेस है कि उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होता है। और बहुत आसानी से अगर उस वीडियो को आप देखे हैं तो इसमें आप बहुत ही आसानी से इसको समझ पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 नंबर में, पहले यहाँ लिख लीजिए आप कि उत्तल लेंस में बने सभी प्रतिबिंब की स्थिति ये तो है स्थिति तथा प्रकार, यानी कि उत्तल लेंस में कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उनकी स्थितियां क्या है और वह किस प्रकार के होते हैं, अब हम लोग बारी बारी से यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप 1 नंबर जब बताए थे, जब बहुत दूर, यानी कि जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर। कहाँ? अनंत पर हो चाहे होती है, बात एक ही है। जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखिए यहाँ ये हम लोग हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती है? समानांतर। तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? फोकस पर। कहाँ बच्चों? फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? फोकस पर। कहाँ? फोकस पर। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तब उत्तल लेंस में उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना कैसा है? वास्तविक बना है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा। और साइज क्या है? तो हम बताए थे कि साइज जो है प्रतिबिंब का, जहाँ किरणें कटती है उस बिंदु से अक्ष तक की लंबवत ऊंचाई उसकी साइज होती है। तो बिंदु कहाँ पर है? तो अक्ष पर है, तो प्रतिबिंब का साइज बिंदु के समान अर्थात वस्तु से बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर, तब उसकी प्रतिबिंब उत्तल लेंस में वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है, जिसका पोजीशन क्या है?
फोकस पर, यानी कि जब वस्तु अनंत पर होती है तब उत्तल लेंस में उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अक्ष होगा और अक्ष के बाद इधर ये एफ है, इधर सी होता है। तो सी को हम लोग, चूँकि सी क्या है, वक्रता केंद्र है, तो दर्पण में हम लोग पढ़े हुए थे कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी थी वक्रता त्रिज्या कहलाती थी, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते थे, वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते थे। तो आर को जो मान था वह फोकस के दुगुनी था। तो हम लोग यहाँ सी, यहाँ हम लोग वक्रता केंद्र ना लिखकर इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुनी फोकस दूरी, या इसको लिखेंगे 2f। ठीक है, तो हम लोग ये क्या होगा 2 नंबर में, जब वस्तु अनंत और 2f, पहले इधर C1 होता है तो इसको 2f1 कर देंगे, इधर C2 होता है तो उधर क्या कर देंगे हम 2f2, तो 2f1 या क्या लिख सकते हैं C1 के बीच हो, तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्या बताया है कि बस प्रतिबिंब यहाँ इधर अनंत, इधर हम लोगों का हो जाएगा 2f1 लिखिए, और चाहे आपको लिखना है C1 तो C1 भी लिख सकते हैं। वस्तु हो गया A B, इससे 2 किरण, एक O से जाएगी हमेशा, O से, तो हम मान लेते हैं कि ये किरण कहाँ से गई है O से, तो O से जाने वाले किरणें जो है बिना अपवर्तित होते हुए लेंस से बाहर निकलेंगे। दूसरा ये समानांतर जाएगा मुख अक्ष के, जब मुख अक्ष के समानांतर जाएगा तो आपतन के अपवर्तन के बाद ये क्या करेगा, इसको जहाँ से काटेगा वह बिंदु क्या हो जाएगा, क्या होगा, फोकस हो जाएगा। तो इधर F1 होगा तो इसको लिख सकते हैं क्या F2, यानी कि किरणें उधर से आती तो F1 इधर हो जाता, जैसे C1 इधर F1 इधर हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा ये F2, और ये 2f2 इधर जो C2 है, C2 का पोजीशन ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है, तो इसको हम लिख देते हैं 2f2। तो हम लोग लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब f1 और 2f2 के, यानी कि फोकस और उसके वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बना है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बना है। यहाँ आप देख लिए। तो आप यहाँ प्रतिबिंब का स्थिति भी ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम लोग दर्पण में लिखे थे, प्रतिबिंब का स्थिति, ठीक है। 1 नंबर में कहाँ पर, तो 2f2 तथा 2f2 के बीच, ठीक। कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता ही है, और आकार में तो वस्तु से छोटा, ठीक है। तो इसी तरह अब वस्तु कहाँ पर होगा, तो 2f1 पर, जैसे वहाँ पर हम लोग दर्पण में पढ़े थे सेम वही प्रोसेस है। अब इसके बाद वस्तु होगा 2f1 पर, तो प्रतिबिंब दोनों के बीच में बन जाएगा 2f2 पर, छोटा था बराबर हो जाएगा। इसके बाद वस्तु कहाँ जाएगी, तो 2f1 और O के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, 2f2 और अनंत के बीच। उसके बाद वस्तु कहाँ जाएगी बाबू, उसके बाद जाएगी फोकस पर, वस्तु कहाँ जाएगी, फोकस पर, यानी कि 2f1 के बाद और इधर फोकस से पहले जाएगा 3 नंबर में। तो ये बीच में रहेगा, तो प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। उसके बाद वस्तु जाएगी फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत पर, उसके बाद वस्तु f1 और O के बीच, प्रतिबिंब इधर बन जाएगा। यानी कि बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। तो 3 नंबर हम देखते हैं, क्या लिखेंगे कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ पर होगी, 2f1 पर हो, 2f1 पर हो। तो देखिए आप
जब वस्तु कहाँ पर हो 2F1 पर, ठीक है। ये O हो गया, ये वस्तु हो गया। यहाँ इसमें हम लोग वस्तु के ऐसे दिखाएंगे, पर वस्तु कर रहे हैं प्रतिबिंब को। ये AB है तो A डैश B डैश, ठीक है। यहाँ भी हम लोग का वस्तु हो गया A B। एक किरण हमेशा इसके कहाँ से जाएगी, O से जाएगी, एक किरण हमेशा, और दूसरा किरण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर। तो आप देखिए इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काट दी, तो यहीं पे इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब A डैश और B डैश। फ्रेश लिख देते हैं। पहले लिखिए कहाँ बना है, तो 2F2 पर, इसको A डैश B डैश कर देते हैं, A डैश इधर कर देते हैं, A डैश B डैश। तो आप बता, ये हमारा क्या है, तो F है, क्या है, F, चाहे F2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि जब वस्तु कहाँ पर हो वस्तु 2F1 पर, वस्तु कहाँ पर है 2F1 पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना है 2F2 पर बना है, जो वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर है। तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं प्रतिबिंब के स्थिति में। एक नंबर में लिखेंगे ऐसे, आप बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं, वीडियो को देखने पर आप फील करते ही होंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति। तो एक नंबर प्रतिबिंब कहाँ है, तो लिखेंगे एक नंबर में कि 2F2 पर। दो नंबर में कैसा है, वास्तविक की काल्पनिक है, तो वास्तविक तथा उल्टा। और 3 नंबर में आकार में क्या है, तो वस्तु के बराबर। यानी कि एक नंबर प्रतिबिंब की स्थिति में हो जाएगा एक नंबर में कि 2F2 पर, 2 नंबर में वास्तविक तथा उल्टा, और 3 नंबर में वस्तु के बराबर। इसलिए हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, आप लोग स्वयं से लिख लीजिएगा, या भाषा में भी लिख सकते हैं कि जब वस्तु 2F2 पर होती है तब उत्तल लेंस में उसका प्रतिबिंब 2F2 पर ही वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। आइए हम लोग चौथा पोजीशन पर अध्ययन करते हैं। चौथा हम लोग का पोजीशन जो है, एक काम करते हैं हम, चौथा पोजीशन क्योंकि सब यहीं पे आ जाए इसलिए हमें यहाँ से बना देते हैं, ठीक है। चौथा आप लोग ध्यान से देखिएगा। चौथा अब क्या हो सकता है, इधर से अगर हम लोग आते तो यहाँ हमारा होता है F1, तो अब वस्तु क्या होगा 2F1 और F1 के बीच, यानी कि कहाँ, दुगुनी फोकस और फोकस के बीच, या वक्रता और फोकस के बीच। तो हम लोग लिख सकते हैं जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच हो, ठीक है, 2F1 और F1 के बीच हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। तो यहीं से आप बता सकते हैं, जितना दूर था वस्तु लेंस के उतना ही करीब प्रतिबिंब बना था, आकार में उतना ही छोटा था। जैसे जैसे वस्तु लेंस के निकट आ रहा है प्रतिबिंब दूर बनता जा रहा है, आकार बढ़ता जा रहा है। थर्ड में क्या था कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की ऊंचाई बराबर हो गई थी, और वस्तु और करीब आएगा तो प्रतिबिंब लेंस से और दूर चले जाएगी, लेकिन आकार और बढ़ जाएगा, यानी कि 2F2 के बाहर चल जाएगा और अनंत के बीच। तो आप आराम से बना सकते हैं। आप लोग स्केल से प्रकार से बनाइएगा, बेहतर होगा। ये अब हमारा वस्तु कहाँ है, हम मान लेते हैं कि यहाँ है 2F1 और वस्तु हमारा हो गया ये, इधर है हमारा F1, ठीक है। एक किरण तो हमेशा इसके प्रकाशीय केंद्र से, एक किरण हमेशा प्रकाशीय केंद्र से, दूसरा इसके समानांतर, इसके समानांतर। इसको और आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर इस अक्ष को भी और आगे बढ़ा दें। तो यहाँ पर काटे एक दूसरे को, तो ये हम लोग को हो जाएगा F2, इधर हो जाएगा 2F2। तो हम लोग का ये प्रतिबिंब का जो आकार है ये वस्तु से बड़ा हो गया, A डैश B डैश। पोजीशन क्या है, तो 2F2 और अनंत के बीच, 2F2 और अनंत के बीच। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच होती है तब उत्तल लेंस में उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है 2F2 और अनंत के बीच, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बना है। तो आप ऐसे प्रतिबिंब की स्थिति भी लिखिए, एक नंबर में लिख सकते हैं कि 2F2 और अनंत के बीच, 2 नंबर में वास्तविक तथा उल्टा, और 3 नंबर में वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होती होगी। फिर भी यदि आपको समस्या है तो आप
कोचिंग में आने पर पूछ भी सकते हैं या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आइए इसके बाद हम अगले पोजीशन पर गौर करते हैं। तो इसके बाद वस्तु कहाँ हो सकता है, तो F1 पर। तो अब प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच तो था ही, अब कहाँ चला जाएगा, अनंत पर। अब तो वास्तविक था वो भी वास्तविक होगा, यहाँ बड़ा था वहाँ बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। 5 नंबर में क्या होगा, जब वस्तु F1 पर हो, यानी कि फोकस पर हो, तब प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा। तो आप देखिए वस्तु कहाँ पर हो बाबू, F1 पर। कहाँ पर, F1 पर। A है B है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये अनंत पर। एक किरण तो हमेशा जाएगी कहाँ से, प्रकाशीय केंद्र से। दूसरा समानांतर, ठीक है, समानांतर। ये हो जाएगा हम लोगों का F2। ये हो गया एक किरण, यहीं तक रहने दीजिए, और दूसरा हो गया ये, ठीक है। आप यहाँ भी एरर लगाइएगा, यहाँ कट नहीं रहा है क्योंकि कटेगा कहाँ, अनंत पर। तो अनंत पर जाएगा कौन देखने के लिए, हम लोग यही से अनंत नहीं ना देख सकते हैं। तो ये किरणें समानांतर होती है और माना जाता है कि ये अनंत पर जाके एक दूसरे को काटती होंगी, और चूँकि काटती होंगी तो ये वास्तविक बात आ गया, और किरणें इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब वस्तु F1 पर यानी कि फोकस पर होती है, तब अवतल लेंस में उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखकर भी हम लोग 1 नंबर में लिखेंगे कहाँ कि प्रतिबिंब की स्थिति में 1 नंबर पर कि अनंत पर, 2 नंबर में वास्तविक तथा उल्टा, और 3 नंबर में आकार में क्या होगा, तो वस्तु से बड़ा होगा। इसके बाद क्या हो सकता है, अपने से सोचिए। तब वस्तु का पोजीशन यहाँ F1 पर तो है ही, अब F1 और O के बीच हो सकता है, यानी कि आप यहाँ कहीं भी रखिएगा F1 और O ही कहलाएगा। तो वस्तु का पोजीशन अब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, आप बताइए क्या हो सकता है 6 नंबर में। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, वस्तु कहाँ पर हो, F1 और O के बीच, F1 और O के बीच। तो आप बताइए, प्रतिबिंब अनंत पर तो बनिए गया था, अब अनंत के बाद क्या होता है, कुछ नहीं। तो अनंत नहीं, अब प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की ओर। कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर। आप यहाँ पर इसका फिगर बनाइए। ये हो गया हम लोगों का, पतला हो गया था थोड़ा सा, ये हो गया हम लोग का O, ठीक है। अब वस्तु है कहाँ पे, यहाँ पर। हम मान लेते हैं यहाँ क्या है, F1 है, ये O है, ठीक है। एक कहाँ से जाएगी, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से। इसको आप पीछे की ओर बढ़ा दीजिए ऐसे, ठीक है। दूसरा किरण बाद में भी आप बढ़ा सकते थे। दूसरा अपवर्तित होते हुए यहाँ जो होगा 2F2 होगा, सॉरी F2 होगा, इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाइए। ये जहाँ एक दूसरे को काट रहा है, यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बन गया। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु कहाँ पर हो, F1 और O के बीच हो, तब उत्तल लेंस में उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर ही काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब वस्तु कहाँ पर हो, F1 और O के बीच, तब उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की इतना ही कंडीशन होता है। इसमें सबसे
सारे कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन एक ही कंडीशन है जो अंतिम वाला है, जो 6 नंबर, जब वस्तु F1 और O के बीच यानी कि प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच होती है, तब प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है जो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप 2 बार 3 बार जब इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा और कभी भी आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, जो कि साल भर पढ़ने के बाद भी बच्चों के कन्फ्यूजन रहता है। तो आप इसको 2 बार 3 बार देखिए, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतर ढंग से इसको समझे होंगे। एक बार फिर से बता देता हूं कि वस्तु कहाँ पर अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ पर फोकस पर, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा। उसके बाद वस्तु कहाँ पर आया तो अनंत और कहाँ पर 2F1 के बीच, तो प्रतिबिंब बन गया F1 और 2F1 के बीच, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से थोड़ा बड़ा, आकार में पहले से बड़ा लेकिन वस्तु से छोटा ही बना। और तीसरा कंडीशन में वस्तु कहाँ 2F2 पर, तो प्रतिबिंब 2F2 पर ही बनता है जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। चौथा कंडीशन में वस्तु कहाँ होगा तो 2F2 और F2 के बीच, तो प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, जो क्या होगा तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। उसके बाद वस्तु F1 पर होगा तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। और लास्ट कंडीशन में जब वस्तु F1 और O के बीच यानी कि फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच होती है, तब उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस तरह से आप उत्तल लेंस में बनने वाले सभी प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में बहुत अच्छी ढंग से आप अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और इसमें अवतल लेंस में प्रतिबिंब की 2 कंडीशन होता है, हम यहीं पे उसको बना देने का प्रयास करते हैं। ये हम हेडिंग नहीं लिख देते हैं कि अवतल लेंस में, अवतल लेंस में प्रतिबिंब इतना ही रहने देते हैं। 1 नंबर वस्तु कहाँ हो सकती है, बहुत दूर का मतलब अनंत पर। वस्तु कहाँ पर हो, बोलिए कहाँ पर हो, अनंत पर। तो आप इसका फिगर का निर्माण कीजिए, ठीक है। छोटा छोटा फिगर बना देते हैं, जो 2 कंडीशन आता है दोनों को हम लोग कोशिश करें कि इसी प्रतिबिंब के वाले वीडियो में हम लोग उसको कंप्लीट कर लें। ये हो गया O। अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती है, समानांतर। परावर्तन के बाद मुख अक्ष से दूर भागेंगी, आता हुआ प्रतीत हुआ यहाँ से। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पर। तो आप बता सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तब अवतल लेंस में उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा अर्थात बिंदु के समान होता है। यानी कि जब वस्तु अनंत पर होती है तब अवतल लेंस में उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, तो फोकस पर, जो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा बना। अब वस्तु का पोजीशन क्या हो सकता है, तो इधर अनंत उधर O। दूसरा कुछ तो इसमें ये चूंकि F जो है वो किरण आने के बाद में बना है, तो इसलिए F वाला वस्तु का स्थान निर्धारण करने से कोई संबंध नहीं होगा। तो 2 नंबर में वस्तु हो जाएगा, वस्तु का स्थान हो जाएगा कि जब वस्तु कहाँ पर हो तो F और O के बीच हो। जब वस्तु कहाँ पर हो तो F और O के बीच। तो हम 2 नंबर वाला कंडीशन यहाँ पर बता देते हैं। अवतल में जब वस्तु कहाँ पर हो तो F और O के बीच, ठीक है। कहाँ पर हो तो F और O के बीच। आप देखिए यहाँ का इसका कंडीशन क्या होगा। देखिए इसका कंडीशन क्या होगा। ये O हो गया, तो यहाँ पर मान लिया जाए कि ये क्या हो गया इसका, हम बना दिए यहाँ पे वस्तु, ठीक है। तो एक किरण तो इसके कहाँ से जाएगी, इसके प्रकाशीय केंद्र से। कहाँ से,
प्रकाशीय केंद्र से, और प्रकाशीय केंद्र से जाने वाले किरणें बिना अपवर्तित हुए हुए ही लेंस से बाहर निकल जाती है। दूसरा जो किरण है वह मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। इसके जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा वह परावर्तन के बाद ऊपर की ओर भागता हुआ जाएगा। ये जहाँ आके टच करेगा वह हो जाएगा F, और यहाँ एक दूसरे को काटा तो यहीं पर बन गया प्रतिबिंब A डैश B डैश। यहाँ लिख दीजिए A B। तो जब वस्तु कहाँ पर हो तो F और O के बीच यानी कि फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F और O के बीच, F और O के बीच काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा होगा। यानी कि जब वस्तु कहाँ पर हो तो अनंत और O के बीच हो। अनंत ये F से वस्तु का स्थान निर्धारण नहीं होगा, क्योंकि F क्या है? प्रकाश के किरणों का अपवर्तन के बाद ये F निर्धारित हुआ है, इसलिए उससे पहले ही वस्तु रखा गया है। तो वस्तु का पोजीशन इधर अनंत और उधर क्या होगा? O। तो यानी कि जब वस्तु अनंत और O के बीच होती है, तो अनंत और O के बीच होती है, तब उसका प्रतिबिंब जो है F और O के बीच काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। फिर से सुन लीजिए कि उत्तल अवतल लेंस में जब वस्तु कहाँ पर हो तो अनंत और O के बीच, तब उसका प्रतिबिंब F और O के बीच काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए और इसको इत्मीनान से आप एक बेहतरीन नोट्स का निर्माण कीजिए। आप अपने तैयारी को अपने सोच से भी बेहतर कीजिए। और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। जो भी डाउट्स होगा, जो भी समस्या होगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोचिंग में आकर भी आप फेस टू फेस पढ़ भी सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग चलता है। तो इस वीडियो को पढ़िए, समझिए और अपनी तैयारी का नया मुकाम दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, कैमरा का पोजीशन थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, अच्छे से वीडियो कवरेज नहीं हो पाया है, जो कि हम वीडियो ऑफ करने के समय देखे कि जो उधर जो फिगर लास्ट में जो बना रहे थे उसका कुछ भाग कट जा रहा था। तो अभी हम कैमरा को बैलेंस करके उसके फिगर को स्पष्ट रूप से कवर किए हैं। तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, फिर भी आप कोशिश कीजिए, आप अच्छे से इसको लिख पाइएगा, चूँकि बेहतर ढंग से समझाया गया है। इसलिए फिर भी यदि दिक्कत होगा तो आप बताइए, पूछिएगा, मैं फिर से इसको पुनः पढ़ा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।